नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि केवल हिंदी ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य के विकास के लिए अनुवाद ही एक सशक्त माध्यम है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब तक हम सभी अपनी अपनी मातृभाषाओं के अतिरिक्त दूसरे भाषा के साहित्य से विमुख बने रहेंगे, अपरिचित रहेंगे, तब तक हम अपनी भाषा को भी ज़्यादा समृद्ध नहीं कर सकेंगे। अखिल भारतीय साहित्य का स्वरूप भी तभी और स्पष्ट होगा और साहित्य सार्थक। तो इसी उद्देश्य से आज के अंक में प्रस्तुत कर रही हूँ एक उड़िया कहानी जिसका शीर्षक है पादुका पूजन। पर कहानी के पहले आइए जाने कहानी की लेखिका प्रतिभा राय को। प्रतिभा राय का जन्म 1943 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित इस लेखिका को देश के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से प्रमुख है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2011 में प्रतिभा राय को 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके साथ ही 1991 में मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाली वे प्रथम महिला साहित्यकार बनी। अब तक उनके 20 उपन्यास, 24 लघु कथा संग्रह, 10 यात्रा वृतांत, 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कृतियों के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी सहित अनेक विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं। उनके उपन्यास एवं कहानियाँ किस्सा गोई की परंपरा से जुड़ी हैं, जिससे उनके चरित्र और जीवंत हो उठे हैं। प्रतिभा राय विज्ञान वर्ग की विद्यार्थी थी और विज्ञान वर्ग की विद्यार्थी होने के बावजूद इनकी आसक्ति साहित्य में बनी रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अपने उपन्यास के लेखन की परिस्थितियों के बारे में बताया था और बताया था कि वह उपन्यास उन्होंने उड़ीसा की एक प्रमुख आदिम जाति बुंडा जनजाति नाम की उनकी जीवन शैली पर लिखा था और इसके लिए उन्होंने वहाँ जाकर उनके साथ समय बिताया, उनके साथ रहीं। इस बारे में वे आगे कहती हैं कि ये एक ऐसी जनजाति है जिसके पास कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग बाहरी व्यक्ति को मार डालते हैं लेकिन औरतों को नहीं मारते, और इसी वजह से मैंने उनके बीच जाने का जोखिम उठाया। इनका एक उपन्यास याज्ञसेनी, जो द्रौपदी के नाम से हिंदी भाषी पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो आइए सुने इनकी कहानी पादुका पूजन, जो चाचा भतीजे के वात्सल्य और करुणा दर्द पर आधारित है। इसके हिंदी अनुवाद का श्रेय जाता है लोकप्रिय साहित्यकार एवं अनुवादक श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र को। तो आइए सुने कहानी पादुका पूजन। राम जैसा पितृभक्त कौन है और लक्ष्मण भरत जैसा भातृभक्त और कौन जन्मा है अभी तक। पादुका पूजन में भारत से आगे निकल जाए ऐसा तो कोई आदमी नहीं है इस दुनिया में। विधान बाबू के घर पादुका पूजन देख कोई ऐसा सोचता है तो कोई हंसता है। सोचते हैं कि यह सब दिखावटी है। पादुका पूजन वह भी पिता का नहीं, माँ का नहीं, बल्कि पिता के छोटे भाई यानी कि विधान बाबू के चाचा का। माँ बाप की पादुका की बात छोड़ो, उनकी तो कोई तस्वीर तक नहीं है और घर पर चाचा के पादुका की पूजा हो रही है। उन दिनों फोटो नहीं खींची जाती थी। भला यह कैसे कहा जा सकता है, बात है ही कितनी पुरानी। विधान बाबू का बचपन अभी 30-35 साल पहले की ही तो बात है। तब तक शहर के लोगों में तस्वीर मढ़वा कर टांगने का फैशन आ चुका था, लेकिन निपट गांव में रहने वालों के घरों की दीवारों पर जिंदा लोगों के फोटो खिंचवाकर दीवार पर टांगते नहीं देखा गया। भगवान की तस्वीर छोड़ इंसान की तस्वीर दीवार पर टांग कर रोज दर्शन करना, भला ऐसा कोई अनर्थ करता है क्या। एकाध लोगों की तस्वीर और भगवान की तस्वीरें टांगी जाती जमींदार साहूकारों की दीवारों पर। फूल माला पहना धूप बत्ती जलाई जाती थी मरे लोगों की तस्वीरों के सामने। इसलिए विधान बाबू के पिता, माता, चाचा, चाची, किसी की कोई तस्वीर नहीं। उनके चेहरे सब मर खप चुके। सिर्फ स्मृति पटल पर जितना कुछ बचा है बस उतना ही। आज विधान बाबू के घर में फोटो खींचने का फैशन दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि खाना खाकर हाथ धोते समय की भी फोटो खींची जाती है। विधान बाबू को इस बात का अफसोस था कि माँ, पापा, चाचा, चाची, बाबा की कोई फोटो वे नहीं रख पाए, लेकिन
लेकिन सिर्फ चाचा के चमड़े की 2 चप्पलें पूजा की चौकी पर रखकर पूजने की वजह क्या है? विधान बाबू के घर का पादुका पूजन बंधु बांधवों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। इसका मतलब यह नहीं कि विधान बाबू चाचा के प्रति अपनी भक्ति का प्रचार कर रहे थे, बल्कि विधान बाबू ने अपने शयन कक्ष के एक कोने में रखी चौकी पर मखमल का एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चमड़े की 2 पुरानी चप्पलें रखी हुई थीं। उन पर चंदन के छींटे सूख चुके हैं। हर साल चाचा का श्रीवदन चंदन और धूप से पूजते हैं। जो लोग विधान बाबू के निकटतम बंधु बांधव हैं, उन्होंने विधान बाबू में महज पितृ पुरुष के प्रति अगाध भक्ति का ही नमूना पादुका पूजन में नहीं देखा, करुणा का एक विचित्र रूप भी देखा है। कोई कुछ मांगने आता तो पहले वह उसके पेट पीठ की ओर न देख उसके पैरों को देखते हैं, एक लंबी सांस छोड़ते हैं, कुछ मदद करें या ना करें पर पूछते हैं, तुम्हें एक जोड़ी चप्पल चाहिए क्या? मेरी चप्पल लोगे? या फिर रुपए देता हूँ, एक जोड़ी चप्पल खरीद कर पहन लेना। देखो, तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी गर्मियों में, गरम रेत पर, पक्की सड़कों पर। रोगी, भिखारी, गरीब छात्र, मदद मांगने के लिए आने वाले बहुत से अभावग्रस्त रिश्तेदारों को उन्होंने नई चप्पलें खरीद कर दी हैं। पूछने पर कहते, सिर्फ अन्नदान या वस्त्रदान ही पुण्य कार्य नहीं है, गर्मियों में, जाड़ों में पादुका दान करना भी महान पुण्य है। मेरे बचपन में चाचा ने एक बार कहा था। चाचा पिताजी की तरह बुद्धिमान नहीं थे। जिस काम में भी हाथ डालते वह डूब जाता। पिताजी का काफ़ी पैसा डूब गया चाचा के हाथों, तो चाचा निकम्मे साबित हुए थे। चाचा का काम था खेती बाड़ी संभालना। संयुक्त परिवार था, कोई एक निकम्मा हो भी तो भूखा नहीं रहता था। किंतु विधान ने चाचा को कभी निकम्मा नहीं समझा। चाचा जितना काम करते हैं संभवतः घर में उतना काम और कोई नहीं करता। चाची के जिम्मे चूल्हा चौका है। खा पीकर चौका बर्तन समेटते समेटते आधी रात हो जाती है। चाची की कमर जकड़ जाती, सुबह उठ नहीं पाती। विधान ने कितनी बार देखा है चाचा को चाची के पैर दबाते, घुटनों पर मलहम लगाते। कहते हैं वह सब जोरू के गुलाम का काम है, लेकिन विधान जानता है कि चाचा जोरू के गुलाम नहीं है। ऐसा हुआ होता तो इतने बड़े संयुक्त परिवार की नींव डोल गई होती। चाची की तबीयत का ध्यान चाचा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? चाची सारा काम निपटाकर माँ के पैर भी दबाती, बहू जो ठहरी। चाची सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, इसलिए चाचा सुबह से चूल्हे के पास जाकर एक पतीला चाय चढ़ा लेते। घर के सभी लोगों, यहाँ तक कि नौकर चाकर, सबको चाय देते। उसके बाद बच्चों का नाश्ता, सूजी साबूदाने की खीर, खाने की सब्जी या भुंजड़ी बनाते। चाची कमर दर्द के कारण देर से नहाती। बिना नहाए धोए रसोई में कैसे जाएंगी? चाचा निकम्मे कहलाने पर भी हैं तो पुरुष। वे बिना नहाए धोए रसोई में घुस सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। शादी, विवाह, पर्व त्योहार के समय चाचा दिन रात बैठे खाजा, मालपुआ, बूंदी बनाते। इस काम में वे दक्ष थे। चाची भी चाचा की तरह इतने स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बना पाती। चाचा पूरी दोपहरी खेती बाड़ी का काम देखते। शाम के वक्त बच्चों को इकट्ठे करके कहानी सुनाते, ताकि खाना बनने से पहले कोई ऊँघने न लगे। इन सब के अलावा बंधु बांधवों की आवभगत, ठाकुर बाड़ी संभालना भी चाचा का ही काम है। गाय बैल को समय पर पानी पिलाना, सानी करना, गोबाड़ा ठीक से साफ हुआ या नहीं देखना, ये सब चाचा का काम है। दूध, दही, घी, मक्खन सब खाते हैं, पर गोबर द्वार कोई नहीं देखता। तलैया साफ करवाना, नारियल के पेड़ झाड़वाना, किससे क्या लेन देन करना है, सब आसानी से करते हैं चाचा। लेकिन ये सब काम में नहीं गिने जाते। आखिर जिस काम से 2 पैसे न मिले उसे भला काम में कौन गिनता है? चाचा बच्चों को खूब चाहते थे। मंदिर पर कबूतर बैठने की तरह बच्चे चाचा के कंधे, पीठ पर चढ़े रहते। 2 कंधों पर 2 बच्चों को बिठाए चाचा को बाहर घूमते देखना रोजाना का दृश्य था। विधान बचपन से ही शांत और शिष्ट थे। पढ़ाई में मन लगता। मास्टर जी की बेंत
उस पर नहीं पड़ती, हर कक्षा में फर्स्ट। इसलिए विधान है चाचा के गले का हार। हमेशा विधान विधान करते रहते हैं, पहले विधान फिर विराज। यदि पहले अपने बेटे विराज को पूछते फिर विधान को, तो लोग कहते चाचा पक्षपात करते हैं। पर अपने बेटे को पीछे करके उन्होंने विधान को आगे रखा। अपनी बदमाशी के लिए विराज को चाचा से अक्सर डांट पड़ती और विधान को वाहवाही और शाबाशी। शायद इसलिए विराज अधिक बदमाशी भी करने लगा था। वह दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। विधान को माइनर कक्षा की छात्रवृत्ति परीक्षा देने के लिए 5 मील दूर हरिपुर स्कूल जाना था। पर जाए कैसे? गाड़ी मोटर नहीं चलती थी उन दिनों। चाचा को साइकिल चलानी नहीं आती थी, पिताजी को साइकिल चलानी आती थी, पर कचहरी का काम छोड़ वे जा नहीं सकते। चाचा ने कहा, कोई चिंता नहीं, विधान कमज़ोर है, चल नहीं सकता, मैं उसे कंधे पर बिठाकर ले जाऊंगा। केवल परीक्षा के दिनों में ही नहीं, बल्कि महीना भर पहले हरिपुर स्कूल के एक शिक्षक के पास छात्रवृत्ति परीक्षा के संभावित प्रश्न हल करने के लिए विधान को कंधे पर बिठाकर चाचा हरिपुर गए थे। गर्मियों के दिन, गर्म रेत, पैर जलते रहते थे। चाचा को जरूर कष्ट होता होगा क्योंकि नंगे पैर हैं। चाचा चप्पल नहीं पहनते, पिताजी पहनते हैं क्योंकि वे कचहरी में काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करने वाला भला कौन सा गांव का आदमी चप्पल पहनता था उन दिनों? यदि किसी ने पहनी होती तो लोग कहते फैशन दिखा रहा है। इसलिए चलते चलते चाचा के पैरों में छाले पड़ जाने पर भी चाचा ने चप्पल पहनने की इच्छा नहीं दिखाई। चाचा के लिए एक जोड़ी चप्पल न खरीद पाने जैसी हालत नहीं थी घर की, किंतु किसी के दिमाग में यह बात घुसी ही नहीं। घुसती भी क्यों? चाचा तो कारोबार करने वाले कमाऊ आदमी नहीं थे ना। 5 लोगों के बीच उठना बैठना भी होता नहीं, फिर क्यों पहनते चप्पल? विधान चाचा के कंधे पर बैठा था, सिर पर छाता लगाए। दादा उचक उचक कर चलते गरम रेत पर। हरिपुर पहुंचने तक चाचा के पैरों की दुर्गति हो जाती। विधान की पढ़ाई खत्म होने तक चाचा स्कूल के चबूतरे पर बैठ थकान मिटाते। विधान के आने पर उसे बाजार में नाश्ता करवाते, खुद पीते चाय, कभी कभार 2 सूखे बड़े के साथ। विधान को कंधे पर बिठाकर लौटते समय पूछते, कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? मुझे क्या परेशानी होगी, चल तो तुम रहे हो चाचा, दिन में 10-10, 20-20 मील, वो भी गर्म रेत पर। मैं तो मज़े से बैठा हूँ कंधे पर पढ़ाई तो तू ही कर रहा है, दिमाग खपाने में बहुत कष्ट है। भाई भी उसी तरह कचहरी में काम करते हैं, दिमाग खपाकर। भला मेरा क्या काम? गया आया, खाया पिया, बस। दिमाग गर्म होने जैसा कुछ नहीं, कष्ट क्यों होगा? किंतु चाचा, तुम्हारे पैरों को तो कष्ट होता होगा, गर्म रेत से तुम्हारे पैरों में छाले निकल आए हैं। चाचा ने मुस्कुराकर कहा था, कोई बात नहीं, हमेशा तो रहेगा नहीं यह कष्ट। तेरे इम्तहान तो खत्म होने वाले हैं। छात्रवृत्ति पाने के बाद तू हरिपुर हाई स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, भविष्य में हमारे वंश का नाम उजागर करेगा। विधान के रूधे हुए स्वर में कहा, लेकिन चाचा, मुझे कंधे पर ढोते ढोते तुम्हारे दोनों पैरों में छाले पड़ने का बहुत दुख है। दुख क्यों है पगले? बड़ी नौकरी करने पर क्या मुझे एक जोड़ी चप्पल नहीं खरीद देगा? तब कहा था चाचा ने। और चकित उल्लास में विधान ने पूछा था, चप्पलें खरीद देने से तुम चप्पलें पहनोगे चाचा? क्यों नहीं पहनूंगा? निकम्मा होने के कारण किसी और के पैसों की चप्पलें पहनने से भला कौन हंसेगा? चाचा ने हंसकर कहा था। विधान को छात्रवृत्ति मिली थी। छोटे से गांव के और भी छोटे बाजार में तहलका मच गया कि मोहंती परिवार के बच्चे को छात्रवृत्ति मिली है। पिताजी की मालिश करते करते नाऊ ने पूछा, मालिक, सुना है आपके भतीजे को छात्रवृत्ति मिली है? कुछ भी हो मालिक, वंश का नाम तो रोशन हो गया। पिताजी ने एक ब्रह्म तमाचा जड़ दिया नाऊ के गाल में। आंखें लाल करते हुए कहा था, क्यों बे, आज तक नहीं जान सका कि विधान मेरा बेटा है? भतीजा कहता है, जा बाजार में घूम घूम कर कह कि मेरे भतीजे को नहीं, मेरे बेटे को छात्रवृत्ति मिली है। पिताजी ने 10 रुपये बख्शीश दिए थे नाऊ को। नाऊ ने दांत निबोरते हुए कहा, अब छोटे मालिक कंधे पर बिठाकर हरिपुर ले जाया करते थे, इसलिए समझा कि भतीजा है। तो क्या हो गया,
बेटे और भतीजे में फ़र्क ही क्या है? क्या आप भतीजे को कंधे पर बिठाकर नहीं ले जा सकते? मुझे फुर्सत ही कहाँ है? पिताजी ने गुस्से में कहा था। और जब चाचा ने सुना तो बहुत हंसे थे। कहा था, विधान को जन्म देने के बाद शोर मच गया था कि भाभी तो बस जाने वाली हैं। भैया ने खुद मेरी बीबी को बुलाकर कहा, आज से यह लड़का पहले तुम्हारा है, बाकी सबका बाद में। इसकी माँ के बचने की तो कोई उम्मीद नहीं। और आज आज जब विधान को छात्रवृत्ति मिली है तो कहते हैं कि विधान उनका बेटा है। खुशकिस्मती से भाभी बच गई थी, किंतु भैया की बात माने तो विधान मेरा पहले है, बाकी लोगों का बाद में। पिताजी के जाने के बाद काफ़ी दिनों तक चाचा नाव का वो तमाचा याद करके मुस्कुराते, फिर लंबी सांस छोड़ते कि विधान कितना मेहनती था, मन लगाकर पढ़ाई की, बड़ा अफसर बना, हजारों रुपए कमाए। भैया कुछ देख नहीं पाए। सचमुच विधान बाबू के पिता चल बसे थे। उस समय विधान बाबू की उम्र 13 या 14 साल की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर पढ़ाई की, नाम कमाया, ऊंचे ओहदों पर भी रहे। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि चाचा ने कुछ नहीं किया? यह सच है कि विधान बाबू को छात्रवृत्ति मिली थी, पर क्या सिर्फ उतने में ही उनका गुजारा हो जाता था? चाचा गांव से चिवड़ा, चावल, लाई, गुड़, नारियल, घी, बड़ियाँ, न जाने कितनी चीज़ें लेकर उनके पास आया करते थे। नौकरी पाने के बाद भी चाचा ने ये सब भेजना बंद नहीं किया था। विधान बाबू चाचा को बहुत मानते थे। चाचा के सांस रोग के लिए च्यवनप्राश, विटामिन के साथ साथ मिठाई, फल, बहुत कुछ गांव भेजा करते। चाचा तो उतने से ही खुश हो जाते, आशीर्वचन उड़ेल देते विधान बाबू पर। देखते देखते विधान बाबू बूढ़े हो गए। चाचा ज़्यादा बूढ़े, अब शहर नहीं जा पाते। बेटे बहू से जितनी सेवा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती। अब रोज रोज कौन पूछता है बूढ़ों को? विधान बाबू भी नौकरी के दौरान बीवी बच्चों के साथ आज कटक तो कल कहीं और तैनात रहते। बूढ़ा बूढ़ी को साथ लेकर कितनी जगह घूमेंगे? चाचा चाची भी गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर नहीं आएंगे। भला उन्हें शहर अच्छा लगेगा? आजकल चाचा चल फिर नहीं सकते। चाची उन्हें ढो रही थी। सांस रोग बढ़ गया था, शरीर कमजोर, उम्र जैसे पका आम। विधान बाबू भी दायित्व जंजाल छोड़कर गांव में महीना 15 दिन भी नहीं रह पाते। सब कुछ लेकर गांव जाते हैं, दूसरे दिन लौट आते हैं। पिछली बार चाचा की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। पास पड़ोस, बंधु बांधव अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लेकर उन्हें देखने जाना शुरू कर दिया था। यानी कि इस बार ऊपर से बुलावा आने का वक्त आ गया था। खबर पाकर विधान बाबू भी गए। कंदरपुर का एक हांडी रसगुल्ला ले गए थे। चाचा को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाचा के हिस्से के रसगुल्ले विधान बाबू को ही खाने पड़े थे। चित्रा चाचा के पास बैठकर उन्हें रसगुल्ला खिलाने लगी। मुंह में रसगुल्ला लेने से पहले चाचा ने पूछा, विधान को रसगुल्ला दिया है ना? मानो विधान बाबू अब भी बच्चे हों। यह सुनकर विधान बाबू की आंखें भर आईं। और किसी चीज़ की इच्छा हो तो मन खोलकर कह दो, भतीजा आया है शहर से, पैसों का अभाव नहीं है, जो भी कहोगे कटक से ले आएंगे, गाड़ी से आए हैं, चिंता क्या है? टोला पड़ोस के लोगों ने बुढ़ऊ से कहना शुरू किया। चाचा की अंदर धसी आंखों के कोनों से आंसू निकल आए। कांपते स्वर में कहा, विधान मेरा भतीजा नहीं, बेटा है, मेरा बेटा। चलो ठीक है, वह तुम्हारा बेटा है, हाट बाजार में सबको मालूम है, इसलिए नाऊ ने भाई साहब से तमाचा खाया था, याद नहीं? चाचा के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। अतीत को याद करते हुए बोले, हाँ, भैया ने तो उस दिन बच्चों को भी मात दे दी थी। किसी ने पूछा, चलो अब बताओ, क्या है तुम्हारी इच्छा? इच्छा? हाँ, बहुत दिनों से एक इच्छा थी, एक जोड़ी चप्पल पहनने की। भैया जैसा तो मैं बन नहीं सका, पर उनकी तरह एक जोड़ी चप्पल पहनकर चलना चाहता था। बचपन की बात है, शायद भूल गया। विधान ने कहा, क्या वह मामूली चप्पलें नहीं खरीद सकता था? पर अब क्या करूँगा, पैर फूलकर इतने मोटे हो चुके हैं, अब चप्पल नहीं घुसेगी। संभव है सूजन कम हो जाए। वैद्य ने कहा है सूजन कम हो जाएगी। चाचा की बातें सुनकर पीछे खड़े विधान बाबू का मन भीतर से दहल गया। सचमुच सचमुच वे चाचा के पूरे जीवन काल में उनके लिए एक जोड़ी मामूली चप्पल तक नहीं खरीद सके थे।
विधान बाबू ग्लानि से उदास हो उठे। ऐसा नहीं था कि वे चप्पल खरीदने की बात भूल गए थे। कैसे भूलते? चाचा के कंधे पर ही तो बैठकर परीक्षा देने गए थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि चप्पल पहनने की अभिलाषा चाचा के मन में लगातार बनी रही थी। सोचा था चाचा ने बच्चे का दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा होगा। यदि चाचा के मन में सचमुच ऐसी कोई अभिलाषा थी तो चाचा ने याद क्यों नहीं दिलाई? चाची तो खुलकर बातें करती हैं, गरम चादर, दवाइयाँ, छाता, जो भी चाहिए याद दिलाती हैं। पर ये चप्पल? संभवतः वे भी संकोच कर गईं। शायद इसलिए कि विधान बाबू उनके बेटे नहीं भतीजे हैं। अगर मैं उनका बेटा होता तो क्या उन्होंने मांगा होता? विधान बाबू ने भी सोचा था कि एक दो बार चाचा को चप्पल खरीद कर दे देंगे। फिर सोचा, चाचा चप्पल पहनकर जाएंगे कहाँ और क्या सचमुच पहनेंगे? कहीं सबकी तरह विधान बाबू ने भी तो यह नहीं मान लिया कि चाचा जैसे निकम्मे आदमी को चप्पल नहीं पहननी चाहिए। वादा करके चप्पल न खरीदना क्या इस बात का सबूत नहीं कि विधान बाबू ने भी चाचा को अपने पिताजी से नीचे ही रखा? मन मार कर विधान बाबू लौट आए, किंतु उसी दिन चाचा के लिए एक जोड़ी चप्पल भी खरीद लाए। ईश्वर चाहेंगे तो पैरों की सूजन कम हो जाएगी। कम से कम एक बार तो चप्पलें डाल ही लेंगे चाचा पैरों में। कुछ दिनों में ही चाचा के पैरों की सूजन सचमुच कम हो गई थी। चाचा बहुत खुश हो रहे थे अपने झुर्रीदार पैरों को देखकर। विधान बाबू को चाचा के पैरों में चप्पलें पहनाते देख शरारती नाती नतनी खिलखिलाकर हंसने लगे। उनमें से किसी ने कहा, दादाजी बेत लेकर कचहरी जाएंगे। गनीमत थी, चाचा को ठीक से सुनाई नहीं देता, किंतु घर की औरतें होठ दबाकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थीं। किसी ने फुसफुसाकर कहा, मरते समय बुढ़ऊ को शौक चढ़ा रहा है। विधान बाबू खुद को अपराधी समझने लगे। क्यों किया उन्होंने यह मजाक? खुद को ग्लानि मुक्त करने के लिए वे चप्पल खरीद कर लाए हैं, चाचा के पहनने के लिए नहीं। यह बात उन्हें खुद को नहीं, वहाँ उपस्थित सबको साफ साफ दिख रही थी। क्या ज़रूरत थी मौत के मुंह में जाते चाचा के लिए चप्पल खरीद कर लाने की? फिर चाचा चल बसे। चप्पलों की जोड़ी वहीं रखी थी पैरों के पास। मरते दम तक कहते रहे, उन्हें वहीं रहने दो, मेरे बेटे ने खरीदी है, शायद फिर उठकर चलने लगूं। काश विधान की खरीदी चप्पलें पहनकर चलने के लिए भगवान मुझे जिला दे। मरते समय बहुत बेचैन हो उठे थे फिर से जीने के लिए। विधान बाबू की खरीदी चप्पलों में इतनी शक्ति कहाँ थी कि वे चाचा की लौटती गाड़ी को रोक सके। चाचा के क्रियाक्रम के बाद विधान बाबू चाचा की वे चप्पलें सिर से लगाकर बगल में दबाकर वहाँ से ले आए, जिन्हें सिर्फ एक बार चाचा के पैरों का स्पर्श मिला था। 14 वर्ष के बाद लौट आने का वायदा भरत से किया था श्री रामचंद्र ने। चाचा ने तो ऐसा कोई वायदा नहीं किया, लेकिन उदास गर्मियों में धू दोपहरी में जब धरती जल रही होती है, चाचा उन्हीं चप्पलों को पहनकर थप थप करते हुए विधान बाबू के सीने पर चल रहे होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये उड़िया कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में मित्रों में शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।